नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे सीडीपी के पूरे हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर पर आधारित है और जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके कंटेंट पेडागोजी से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के और एग्जाम के दृष्टि से। दोस्तों, सीटेट में जो पेडागोजी होती है उसके मुख्य भावों को हम समझने की कोशिश करेंगे और उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कम से कम आप अपने 5 दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को आप लोग शेयर करिएगा जो सीटेट की तैयारी के लिए अग्रसर हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो आदर्श का मतलब होता है, देखिएगा, जिसके अंदर सभी भाव पाए जाते हों, सबके जैसे नैतिकता, चारित्रता और इसके बाद सामाजिकता, सब गुण पाए जाए हों। तो एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण उसके अंतर्गत होनी चाहिए, कि विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। याद रखेगा, एक आदर्श अध्यापक का मतलब होता है कि वह लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण उसके अंतर्गत अंदर हो, विषय वस्तु पर वह अधिकार रखता हो और इसके बाद बाल मनोविज्ञान का वह अच्छा से अच्छा जानकार हो, ठीक ना। तो उपयुक्त सभी, जब आप इसको देखेंगे तो आपको मन में ये बातें निकल कर आ जाएगा कि एक आदर्श अध्यापक मतलब एक अच्छा बढ़िया सामाजिक अध्यापक का मतलब होता है कि वह लोकतांत्रिक हो, वह बच्चे के भाव विचारों को जानता हो, बाल मनोविज्ञान का वह जानकार हो, वह अपने उस विषय में अच्छा पकड़ रखता हो। तो वही आदर्श अध्यापक के अंदर पाए जाने वाला गुण होगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन जब आप देखिएगा तो उन्होंने जिस मनोविज्ञानी का नाम है वो है सीरियल बर्ट। सीरियल बर्ट साहब कहते हैं कि जब कोई बालक अपने समान आयु के बालक के साथ उसके अनुसार जैसे जितना वह काम कर ले रहा है वह उतना काम ये बालक नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या है दोस्तों, वह अनुरूप समान कक्षा से नीचे कक्षा कार्य न कर सके। इस बात को याद रखेगा, उस बालक को सीरियल बर्ट साहब ने पिछड़ा बालक की दृष्टि में रखा है, पिछड़ा बालक की श्रेणी में रखा है। इस बात को याद रखेगा सीरियल बर्ट। वो कहते हैं कि अपने समान आयु के जो बच्चे होते हैं ना, वह समान कार्य को करने के उनके अंदर क्या होती है, एक प्रकार की क्षमता होती है। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक के दृष्टि कहे जाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक है कि बालक है कि शिक्षण प्रक्रिया है कि विद्यालय है? इसको ज्यादातर लोग होंगे जो हल कर लेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप जितने भी प्रश्न आपके आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में उसका जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र वह होता है, बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है प्यारे कि बालक को केंद्र मान के कोई चीज पढ़ाई जाए। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है, बालक को ध्यान में रखते हुए कोई भी शिक्षण दी जाती है, कोई भी शिक्षक शिक्षण व्यवस्था को देने का कार्य करता है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि अच्छी स्मृति की विशेषता है। यहाँ पे देखिएगा, अच्छी स्मृति की विशेषता मतलब अच्छी मस्तिष्क की विशेषता क्या है? अगर ऐसे आप लोग इसको करिएगा, शीघ्र पुनः स्मरण, बात सही है, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, देखिएगा, और उपयुक्त सभी। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो अच्छी स्मृति, स्मृति का मतलब होता है मस्तिष्क, माइंड, ठीक ना। तो अच्छा माइंड आप किसको कहेंगे? अच्छे माइंड की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो अच्छा माइंड जब किसी व्यक्ति के अंदर होगा, अच्छी उसकी स्मृति होगी, तो शीघ्र व पुनः स्मरण की क्षमता रखता होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। शीघ्र पहचान किसी वस्तु की कर लेता होगा और अच्छी उसके अंदर धारणा होती होगी। प्यारे देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के अंदर अगर अच्छी स्मृति की विशेषता पूछेगा तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध एवं भय? बिल्कुल नहीं है। स्नेह तथा प्रेम और उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल, और यहाँ पे देखेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। आपको बता दूं दोस्तों, जब ये सीटेट में प्रश्न बन चुका है, जब ये बना था तो ये प्रश्न विवादों के दृष्टि में था, श्रेणी में था, लेकिन इसका आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को माना।
और कितने लोगों ने स्नेह और प्रेम को भी रखा। उन लोगों का कहना था कि उत्तेजना किसी बालक के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तेजना की बात ये नहीं कहा दोस्तों, ये कहा है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उत्तेजना एवं भाव में उथल पुथल। ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने भी माना, और आप भी मानिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जाने का प्रयास करिएगा अगर इससे रिलेटिव प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहा है तो। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अभिषेक एकेडमी के परिवार का आप न्यू हिस्सा बनिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, सही बात है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं होती, क्यों नहीं होती है दोस्तों, जरूर होती है, इसलिए बात गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कभी भी कोई भी टीचर किसी कक्षा को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, किसी डांट फटकार के अंतर्गत आप बच्चे का संवेगात्मक विकास नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, यहाँ पे अधिकारवादी परिवेश आप नहीं रख सकते हैं। सबसे पॉजिटिव बात जो बच्चे को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए लाभदायक प्रवृत्ति की बात अगर कही गई है तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है। ठीक, देखिएगा जब भी आपको पेडागोजी हल करने के लिए आ जाए मेरे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ऑप्शन को आप ढूंढेंगे ना जो बच्चा के लिए काफी अच्छा दिखे। जैसे आप अपने आप को एक बच्चा मान लीजिए और आपको लगे कि ये बात हमारे किसी पार्टिकुलर मतलब अपने डिपेंड कर लीजिए, हमारे लिए बातें अच्छी कर रहा है, मतलब वह ऑप्शन 90% सही है। इसमें बात ध्यान रखिएगा। देखिएगा अगर इसी ऑप्शन को मैं बता दूं, जब चारों ऑप्शन आपने बारी बारी से देखा तो इस ऑप्शनों में देखिए यहाँ पे 2 नंबर को देखेंगे तो कहता है कि संवेगात्मक विकास में टीचर की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल होती है, टीचर पढ़ाता, अगर टीचर की भूमिका नहीं होती तो बालक करने क्या जाते हैं विद्यालय, आप बताइए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, मतलब बच्चे को आप नियंत्रित करके आप कुछ चीज सिखा देंगे, संवेगात्मक विकास कर पाएंगे, कभी नहीं। बच्चे को आपको डांटना, मारना, पीटना, फटकारना ऐसे कुछ नहीं करना है। बच्चे को खेल खेल में प्यार दुलार मोह सम्मान ऐसे सब कुछ देना है बच्चे को। ठीक, और 4 नंबर ऑप्शन को देखिएगा, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश आप कभी भी नहीं जाइएगा। कभी भी बच्चा को आप कठिन दुनिया में मत लेकर जाइएगा। कभी भी बच्चा को मारने, डांटने, फटकारने की दृष्टि जहां भी आएगी, बच्चा की दृष्टि से लगेगा कि ऑप्शन मेरे लिए बात कोई गलत कह रहा है, तुरंत आप उसको गलत काटिएगा। अगर आपका पॉजिटिव क्वेश्चन कह रहा है तब, निगेटिव कह रहा है तो निगेटिव का निगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनसीएफ 2005 आप भूल जाइए, आप मानता हूं कि आप नहीं पढ़े, 1 मिनट के लिए सोचिएगा। पेडागोजी के जब भी आप प्रश्न हल करिएगा उसमें बच्चा को कभी बांटना, छांटना, अलग बैठाना, रंग रूप वेशभूषा, भाषा के आधार पर ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे। समूह वर्गीकरण जहां आएगा तुरंत आप गलत काटिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। चलिए, वे अध्यापक को बच्चों को डांटने, देखिए ना मैं कहा ना, बच्चों को डांटना, मारना, पीटना, फटकारना, अलग बैठाना ऐसा कुछ नहीं करना है। ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बात तो सही है। ये देख लेते हैं, एक कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। बिल्कुल बच्चे को हटाना, डांटना, फटकारना, जब ये आप फार्मूला याद रखेंगे, ये गुरु मंत्र आप याद रखेंगे तो आप केवल टू केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप पेडागोजी के प्रश्न को प्यारे कर जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको कहा ना कि ये जो गलतियां होती है ना, त्रुटि को बच्चे जो होते हैं, त्रुटि को आप कभी भी त्रुटि के विषय, अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो बच्चा को आप मारिए, पीटिए, फटकारिए, ऐसा कुछ मत करिएगा। सुनिएगा, ठीक, बच्चा जब त्रुटि करेगा मतलब वो सीखने का एक स्टेप वो फॉलो कर रहा है। त्रुटि कोई व्यक्ति करता है तो क्या करता है, एक स्टेप फॉलो करता है। देखिएगा कभी भी कोई बंदा दौड़ने नहीं लगता है। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए लुढ़कते लुढ़कते फिर चलते चलते फिर कैसे कैसे मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में समय परिवर्तन होता है, तो बालक जो लुढ़कता हुआ जो बच्चा रेंगता है जमीन पे, वो बच्चा एक दिन दौड़ने लगता है, चलने लगता है और ऐसा ऐसा काम करता है। तो ऐसे आप लोग देखिएगा, कभी भी बच्चा गलती करता है तो बच्चे की गलती को आप सीखने में
सहायता प्रदान करिएगा। अगर मान लीजिए बच्चा को अगर मैं सिखा रहा हूँ 1 + 1 = 2 होता है, अगर बच्चा 1 + 1 = 3 बता रहा है, तो आप सोचेंगे ना कि बच्चा गलती कर रहा है, मतलब उसको नॉलेज नहीं है नंबरिंग ज्ञान में, तो आप नंबरिंग ज्ञान की दुनिया में बच्चे को ले जाएंगे और उससे रिलेटिव चीजें उसको बताएंगे। तो यही कह रहा है कि बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, मतलब गलती को पहचानने में सहायता करती है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहा है कि डिसलेक्सिया का संबंध क्या होता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोग नहीं पढ़े तो समझ लीजिए कि 1 नंबर आपने भूल गया है, परीक्षा में आप 1 नंबर छोड़ के आ गए हैं। ठीक, तो डिसलेक्सिया का संबंध क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता होती है कि लिखने की अक्षमता होती है कि अंकिक अक्षमता होती है कि तार्किक अक्षमता होती है? याद रखिएगा, जब बच्चा डिसलेक्सिया होता है जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है किसी चीज को, तो पढ़ने की जब क्षमता है ना, तो याद रखिएगा उसे हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक, यहीं पे बता दूं, जब लिखने की क्षमता आ जाए ना, तो बच्चे को अंदर है डिसग्राफिया, ग्राफ संबंधित है, लिखने संबंधित है तो डिसग्राफिया, पढ़ने संबंधित है तो डिसलेक्सिया। जब बच्चा किसी चीज के प्रति टेंशन, मान लीजिए पढ़ाई के प्रति या किसी कार्य के प्रति अपने मन में टेंशन रख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्टेनिया। याद रखिएगा, जब बच्चा मोर को मुर्गा मान ले या मुर्गा को मोर मान ले, मतलब भ्रमवश किसी वस्तु में वह क्लियर ना कर पाए कि यह क्या है या क्या नहीं है, तो उसको याद रखिएगा, उसको बोलते हैं डिस्माफिया। तो डिस्माफिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्टेनिया काफी इंपॉर्टेंट है। एक और है, याद रखिएगा, जब आपको बता ही रहे हैं तो वो भी बात बता दें कि जब मैथ वाला पोर्शन आप प्यारे हल करेंगे तो कभी कभी सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा है कि जब बच्चे के अंदर, जैसे ऐसा प्रश्न घुमा कर दे देता है कि बच्चा किसी भी एक को गुणा नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर कौन सा विकार है। तो उस विकार को अगर आपको पूछे तो आप बताइएगा कि जब बच्चा को गुणन संबंधित वैकल्य आए तो उसे हम डिस्कूलिया बोलते हैं। कूलिया, याद रखिएगा, डिस्कूलिया, कैलकुलेशन फॉर कूलिया, ऐसे याद रखिएगा कि जब बच्चे को गुणन संबंधित उसके अंदर विकार आ जाए, वह गुणन किसी चीज का न कर पाए, तो उसे हम लोग डिस्कूलिया बोलते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन आपका पढ़ने की क्षमता होगा। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा द्वारा कक्षा कक्ष में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कार करके और सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके और कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। देखिएगा, मैं कहा हूं, एक मेरी कक्षा है, कक्षा में 10-20 मेरे प्यारे प्यारे बालक नन्हे मुन्ने बैठे हैं। आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, एक बच्चे की आप प्रशंसा करेंगे और तमाम बच्चों के अंदर क्या होगा, आत्मग्लानि होगी। ठीक ना, तो आप एक सफल टीचर के नाते, आप एक सफल मार्गदर्शक के नाते आप क्या करेंगे, किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, किसी जात, मजहब, रंग, वेशभूषा में आपको सब चीजों को वेरीफाई करा रहा हूं, इससे कोई भी बच्चा हो, कहीं से आता हो, किसी भी दुनिया से आता हो, आप उसको बच्चों के बीच आप प्रतिस्पर्धा नहीं कराएंगे। ये आपको वर्सेस नहीं कराना है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। केवल आप कक्षा में, याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ते थे तो ये काम किया जाता था, लेकिन यह बाल विकास कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि कक्षा में जो बालक प्रथम आता है ना, उसको तो टीचर ध्यान दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान कहता है कि जो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ने में तेज हो, वह कमजोर हो, किसी जात, मजहब, रंग, रूप, वेशभूषा कहीं से आता हो, वो हमारे लिए हमारा शिष्य है। उसको हमको समान भाव, समान प्रेम, समान उसे सम्मान देना चाहिए। याद रखेंगे, पुरस्कार केवल एक बच्चे को देकर अन्य बच्चों के भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। एक सफल टीचर का यह अनुमोदन होता है। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा, यह प्रतिभाशाली बच्चों का केवल आप प्रशंसा नहीं करेंगे, आप उन बच्चों की भी प्रशंसा करेंगे कि आप मेहनत करो, आप कोशिश करो, आप भी सीख जाओगे, उनको आप मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे रखिएगा, सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करके आप क्या करेंगे दोस्तों, बच्चों को सीखने के प्रति अभिप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के जैसा कोई पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं। तो कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण और आदर्श अध्यापक, और इसके बाद पुरस्कार और दंड। ठीक, ये आपके ऑप्शन हैं और कह रहा है कि अनुशासन के लिए मुख्य तत्व क्या हैं। तो आप एक सफल टीचर के नाते आप अनुशासन कैसे अपने कक्षा में लागू करेंगे। अनुशासन का मतलब होता है बच्चों को आप शोरगुल न कराएं, अनावश्यक बातें न कराएं, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं।
ठीक ना। तो कुशल मुख्य अध्यापक, ये बात सही, अनुशासनात्मक के तत्व हैं। स्कूल का स्वस्थ वातावरण, ये भी अनुशासनात्मक का मुख्य तत्व है। आदर्श अध्यापक, ये भी है, लेकिन पुरस्कार एवं दंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 प्यारे 3 में है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है बिना हम उसको डिफाइन किए, बिना उस पर चर्चा परिचर्चा तर्क वितर्क किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसी चीज जो होगी आपको, ऐसे चीजों को पेश किया जाएगा जो आपको 100% वो चीजें आ जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। अपसारी प्रश्नों से, विश्लेषणात्मक प्रश्नों से, और मुक्त अंत प्रश्नों से, समस्या समाधान प्रश्नों से। याद रखेगा, मैं एक बात डिफाइन कर दूं, जो अपसारी प्रश्न है ना प्यारे, अपसारी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसके एक से अधिक हल होते हैं, उसके मतलब एग्जाम्पल होते हैं या उसके परिभाषाएं होती है। जैसे मैं पूछ दूं पानी की आप सुरक्षा कैसे करेंगे, तो मेरे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे अपने अपने विचारों भावों को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये अपसारी प्रश्न कहे जाते हैं। इनका जो मुख होता है वो खुला होता है, इसके जो आंसर होते हैं वो खुले होते हैं, एक रूप के नहीं होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह केवल टू केवल मुक्त, यह जो है ना अभिसारी है। इसका एक ही आपको आंसर मिलेगा, आप बोल देंगे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्राएं, यहाँ पे देखिएगा छात्राएं, यह कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बार डिफाइन कर दूं। कभी भी देखिएगा, एक बात रूढ़िवादिता से आती है, और रूढ़िवादिता में यही चीज आता है प्यारे कि यह लड़की है तो ये काम करेगी, ये लड़का है तो ये काम करेगी, या लड़का है तो ये काम कर लेगा, ये लड़की है तो ये काम नहीं करेगी। तो बाल मनोविज्ञान ये कहता है चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, सभी काम को समान करेंगे, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। तो यहाँ पे देखिएगा गणित सीखने में लड़का लड़की के अंदर ऐसा भेदभाव तो करना ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन। बिना आपको सोचे समझे, बस माइंड में रखिए, भेदभाव नहीं करना है। समाज का हर बालक जाति, मजहब, रंग, रूप, लिंग, वेशभूषा, किसी भी मजहब से आता हो, वह बालक समान है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। अपनी आयु के लड़के की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानांतरित अवधारणा में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं, गलत बात हो जाएगा। भाषिक और संगत संबंधित अधिक अक्षमताएं रखती हैं, ये बात भी गलत हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन आपका 2 है ना, बिल्कुल सही है। कैसे सही है देखिएगा, छात्राएं जो होती हैं अपनी आयु मतलब अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। यह रूढ़िवादिता का शिकार नहीं हो रहा है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और जितने ऑप्शन है सभी रूढ़िवादिता, सभी एक दूसरे को समानता नहीं है, दूसरे अंदर प्रतिस्पर्धा के भावों को प्रकट कर रहा है। जो ऑप्शन नंबर 2 है काफी पॉजिटिव एक छात्राएं की दृष्टि से, याद रखिएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी है। तो जाति भेदभाव का परिचायक है कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, और कि लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। देखिएगा, अब देखिए ये जब प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक सफल टीचर होने के नाते देखिएगा, अगर मैं एक टीचर हूं और मैं बच्चों को कह रहा हूं कि यह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो, मतलब रूढ़िवादिता जैसी बात कर रहा है। मतलब लड़कियां क्या है, लड़के से खराब हैं। उनके कहने का भाव यही है कि लड़कियां जो व्यवहार में है वो गड़बड़ हैं, वो गलत हैं, या उनकी आदत खराब है, ऐसा उनके कहने का मतलब है। तो ये किसको दर्शा रहा है, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। प्यारे रूढ़िवादिता जैसी जहां भी चीजें आए वो ऑप्शन गलत है, मतलब लड़कियां भी अच्छी हैं और लड़के भी अच्छे हैं। इसलिए यहाँ पे देखिएगा यह जो बात है रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर,
देखिए यहाँ पे केवल शब्द आया, केवल टैग वर्ड है, याद रखिएगा। केवल निरोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है, सभी छात्रों के लिए, पूर्ण के लिए होगा। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है, निरोग्य शब्द होगा ही नहीं, ये निगेटिव शब्द है। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, बिल्कुल गलत बात है, याद रखेगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो जो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि ये सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों में प्रति कठोर निर्णय, ये कठोर बात मैं बता दिया हूँ, बच्चों के दृष्टि से कठोर शब्द जहां आ जाए प्यारे। टैग वर्ड को याद रखिए, पेडागोजी के 50 से अधिक प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, बिल्कुल तालमेल बना लेते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय, याद रखिए जब बच्चा कोई भी निस्सहायता का कारण ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि ये सफल नहीं हो सकते। अगर कोई टीचर या मान ले कि बच्चा सीख ही नहीं सकता, जब कोई मान ही ले कि बच्चा नहीं सीख सकता है तो यह निस्सहायता का कारण हो सकता है। जब टीचर मान लेगा कि बच्चा सीख ही नहीं सकता, इसलिए वह बच्चा को सिखाने के लिए कोई भी अपना एक प्रकार का जो, जैसे कि ये होता है ना कि एक रणनीति बना ली जाए जैसे बच्चा सीख ले, ऐसा कोई रणनीति ही नहीं बनाएगा। जब इस व्यवहार को अर्जित कर लेगा कि सफल नहीं हो सकता, तो बच्चों द्वारा यह निस्सहायता का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन को, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? तो यह जेम्स लैंग का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो किसने महत्व दिया है? कमेनियस, हाल कि हालिक बर्थ ने, कि फ्रायड? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड साहब ने महत्व दिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी? ये देखिएगा, ये सभी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि शून्य और ऋणात्मक जैसी बात हो गई नहीं दोस्तों, होगे नहीं। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, कोई भी बता सकता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों के क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक ना, ये बात को याद रखिएगा। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक होता है। ये जो होती है संबंधित अगर होता तो वो भी हो जाता, धनात्मक हो जाता या अंतर्निहित हो जाता, ऐसे बात रहती तो ये ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? देखिए काफी अच्छा है, आप लोग सोचिएगा, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, बिल्कुल कक्षा से बाहर नहीं निकलना है। कितना भी उदंड प्रवृत्ति का बालक हो, आप उसको अलग छाटना, बैठाना, मारना, पीटना, ऐसा कुछ ही नहीं करेंगे। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, बात सही है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, बिल्कुल नहीं। अनुशासन बालक बिगाड़ रहा है तो उसके अभिभावक को आप क्यों सूचित करेंगे? ऐसा आप रणनीति बनाएंगे जैसे अनुशासन बालक बिगाड़े ही नहीं। ठीक ना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कराकर, गलत बात है, ऐसा कुछ आप अलग से सुविधा नहीं देंगे। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है कि शिक्षण को रोचक एवं आप व्यवहारिक बनाइए। आप उसको स्टोरी, रोचक तथ्य बच्चों के सामने पेश करिए जिसको वो सीखने के प्रति क्या हो प्यारे, उत्साहित हो। बच्चा जो होगा अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर की बात करेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं कि संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं कि संवेगात्मक होते हैं? तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है।
तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना का मतलब होता है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु एवं धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कभी भी आप पेडागोजी के प्रश्न हल करिएगा तो उसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना, उस पर आप थोड़ा माइंड सेट करके देखिएगा। ऐसी कम से कम 90% कंडीशन सिचुएशन ऐसी आती है कि जो बड़ा ऑप्शन होता है ना वो सही हो जाता है। जब आपको लगे कि कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा ऑप्शन देखिएगा, पॉजिटिव बात उसमें निखारने की कोशिश करिएगा और उसके साथ आप चले जाइएगा। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विविध प्रवक्त संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त करत सभी विद्यार्थियों के अधिकतर अनुचरों को बढ़ाती है। यह कथन याद रखेगा, यह जो कथन है याद रखेगा, यह कथन है, मिसप्रिंट है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अन्य कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही आपका सही भी हो जाएगा। ये देखिएगा, जब मैं बता दूं, इसको मैं डिफाइन कर दूं, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में कोई बालक जम्मू कश्मीर का है, कोई बालक आपका गुजरात का है, कोई बालक आपका मध्य प्रदेश, कोई यूपी का, ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों से आए हुए जब बालक एक साथ एक कक्षा में एक छत के नीचे पढ़ते हैं तो वह अपने अपने क्षेत्रों से अपनी अपनी मातृभाषा, अपने अपने परिवेश से अपनी अपनी सीखी हुई कुछ संस्कृति को लाते हैं और यह एक दूसरे के आदान प्रदान में सीखने में क्या होती है, सहायता वो करती है। कौशल को सीखने में क्या करती है दोस्तों, सहायता प्रदान करती है। बात सही है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए सॉरी, लिंग है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का लिंग शारीरिक संरचना है, सहज गुण है कि सामाजिक संरचना है कि जैविक सत्ता है। याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। लिंग जो है ना दोस्तों वह सामाजिक संरचना है। यह समाज ने बांटा है कि यह जेंडर क्या है, या फीमेल है या क्या है, या मेल है, मतलब स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग या उभयलिंगी, ये सभी लिंग क्या है दोस्तों, ये सामाजिक संरचना है। ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना, ये बात को आप लोग समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा है दोस्तों कि लिंग क्या है, तो लिंग आपकी सामाजिक संरचना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रविधि को वरीयता देंगे। देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, कहीं भी आ जाए, कहीं भी आप देखिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका उधर जो भी कुछ हो, पेडागोजी हो, पेडागोजी में ही लेव वाइगोत्स्की पूछता है। लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि बच्चा समाज से जुड़कर सीखता है। तो मानकीकृत परीक्षण तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत बात। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और यहाँ पे देखिएगा वस्तु परक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, और यहाँ पे सहयोगी प्रोजेक्ट। जब आप इस तीनों ऑप्शन को देखिएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इसमें एक दूसरे के साथ जुड़कर इंटरेक्ट होकर सीखने की बात नहीं कहा है तो कहा है केवल ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब सहयोगी प्रोजेक्ट, मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग प्रदान करना। सहयोग की बात, समाज से सीखने की बात कहीं ना जाए, लेव वाइगोत्स्की के साथ आप चले जाइएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निरोग्य नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अच्छा मॉडल बनना ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा, ये भी बात आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वह अपने सीख लेते तो उनको विद्यालय की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं बाल मनोविज्ञान में कहा गया है। बाल मनोविज्ञान में जो अध्यापक होता है वो बच्चे का मुख्य मार्गदर्शक होता है, और कोई भी अध्यापक कोई भी विषय बच्चे को मुख्य केंद्र में रख के, मुख्य धारा में रख के पढ़ाता है। ठीक, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालीता होती है। मनोसामाजिक कारणों के कारण, आनुवंशिक रचना कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। याद रखिएगा, जो प्रतिभाशीलता होती है वह आनुवंशिकता एवं वातावरणीय का अंतःक्रिया रूप होता है, इसलिए 2 और 3 दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप लोग चले जाइएगा। ठीक, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को आप छूट दीजिए, बच्चों को आप स्वतंत्र कर दीजिए, आपको क्या सीखना है
और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, बच्चा कभी भी निष्क्रिय आप रख ही नहीं सकते, नेगेटिव टैग वर्ड है। निरंतर गृह कार्य देना, निरंतर गृह कार्य देख के आप बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। और व्यक्तिगत कार्य, ये भी गलत होगा। जितना ऑप्शन आपका एक सही है ना, बच्चा यहाँ पे स्वतंत्र है, बच्चा यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढिएगा जो बच्चों की दृष्टि से अच्छा हो, वही ऑप्शन आपका सही होगा। 27 का 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे शैशव काल की अवधि क्या होती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवधि होती है वो शैशव काल होती है। और जो ये बात को याद रखिएगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवधि होती है वो शैशव काल होती है। काफी बार पूछता है। शैशव काल में जो बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा। शैशव काल के बाद जो पहले की अवस्था होती है पूछ देता है ऐसे, तो वह गर्भावस्था होती है या प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। प्रसव पूर्व की अवस्था की जो अवधि होती है वो 9 माह होती है, याद रखिएगा। या इसको 280 दिन के नाम से याद रखते हैं, ये बात को याद रखिएगा, 280 दिन। ठीक है, 10 दिन बढ़ जाता है इसमें, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास में है, यह अवस्था क्या होगी। तो 2 से 7 याद रखिएगा, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई और 2 से 7 की जो अवस्था है इनको इन्होंने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बताया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है। बिल्कुल नहीं अप्रभावित है दोस्तों, इससे इसका प्रभाव पड़ा है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, बिल्कुल गलत बात है, ये बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आयु के अनुसार अधिक समझाती है और आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, विषम जाति गलत हो जाएगा। और देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार क्या है दोस्तों, अधिक से अधिक समझाती है। पॉजिटिव बात याद रखिएगा, क्योंकि 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेकर आया गया जिसमें बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का ऐसे प्रावधान आए, ऐसे चीज आई जो भारतीय शिक्षा के रूपरेखा में काफी बदलाव हुए, जो बच्चों के सीखने में काफी मदद दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्यारे, जो ये लंबी वीडियो हुई खत्म, ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए अभिषेक को इजाजत, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।